अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। हमारे साथ इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ, डिजीज़ एंड वेलबींग के बारे में कि हेल्थ किसे कहते हैं, डिजीज़ से क्या मुराद है और वेलबींग किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ काजेशन के बारे में कि कंसेप्ट ऑफ काजेशन हमें क्या कहती है, ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम अंडरस्टैंड करेंगे द हेल्थ इंडिकेटर्स को कि हेल्थ इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी एरिया में जो लोग रहते हैं उनकी जो सेहत क्वालिटीज़ है वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आज के इस यूनिट में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ हेल्थ से। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ से मुराद ये है कि हेल्थ के बारे में लोगों का क्या नज़रिया है, ठीक है, हेल्थ को लोग किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। सो हेल्थ इज़ इवॉल्व ओवर द सेंचुरीज़, मतलब पुराने ज़माने से जो है हेल्थ के बारे में लोगों का जो नज़रिया है, लोग जो हेल्थ को डिफ़ाइन कर रहे हैं तो वो पुराने ज़माने वो चेंज होती आ रही है, ठीक है। सो चेंजिंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ टिल नाउ आर, तो पुराने ज़माने से लेकर अब तक जो हेल्थ के बारे में लोगों का जो कंसेप्ट है और लोगों ने जो हेल्थ की डिफिनीशन की है वो कुछ मंदरजा झेल तरीक़ों से की हुई है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट के हवाले से कि बायोमेडिकल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ की डिफिनीशन किस तरह से हुई है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इकोलॉजिकल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ की डिफिनीशन कैसी हुई है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइको सोशल कंसेप्ट एंड होलिस्टिक कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ क्या है, तो इन सब कंसेप्ट को जो है हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट के हवाले से कि बायोमेडिकल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ किसे कहते हैं। ट्रेडिशनली, रिवायती तौर पर हेल्थ हैज़ बीन व्यू एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़। रिवायती तौर पर हेल्थ के बारे में लोगों का जो नज़रिया है, लोगों का जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप में एक बीमारी मौजूद ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी है। एंड इफ़ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज़, और अगर कोई जो है वो बीमारी से बिल्कुल फ्री है, उसमें किसी किस्म की बीमारी मौजूद नहीं है, देन द पर्सन वाज कंसीडर हेल्दी, तो उस बंदे को फिर हेल्दी कंसीडर किया जाता है, उस बंदे को फिर सेहतमंद जो है वो माना जाता है। दिस कंसेप्ट हैज़ द बेसिस इन द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। ये कंसेप्ट जो है ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ से लिया गया है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ जो है इसको रॉबर्ट कोच ने और एक दूसरा बायोलॉजिस्ट था जिसने इस थ्योरी को जो है डिस्क्राइब किया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि कोई भी बीमारी जब लगती है तो उसका जो बुनियादी वजह होता है वो माइक्रोब की मौजूदगी होती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बीमारी जो है वो लोगों को लगती है, ठीक है। तो ये बात जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ में कही गई थी। द मेडिकल प्रोफेशन व्यू द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन। अब मेडिकल प्रोफेशन में ह्यूमन बॉडी को जो है एज अ मशीन जो है वो समझा जाती है, एज अ मशीन उसको कंसीडर की जाती है। डिजीज़ इज़ एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द मशीन, और इसी तरह से जब ह्यूमन बॉडी में कोई डिजीज़ लग जाती है, कोई डिज़ीज़ जो है वो पैदा हो जाती है, ठीक है, तो इस डिज़ीज़ को जो है उस मशीन के फंक्शन में ख़राबी आने की वजह समझी जाती है। मतलब जब मशीन में ख़राबी आती है तो ज़ाहिर बात है वो फिर अपने फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह से जब ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस में एबनॉर्मेलिटी आती है, उसमें ख़राबी आती है, तो ख़राबी आने की वजह से क्या होता है, डिज़ीज़ लग जाता है उस ह्यूमन बॉडी को। एंड वन ऑफ द डॉक्टर टास्क
एज रिपेयर ऑफ द मशीन। और फिर इसी तरह से एक डॉक्टर का ये टास्क होता है, एक डॉक्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो फिर उस मशीन को क्या करे, उस मशीन को ठीक करे जिसमें ख़राबी आई हुई होती है। इसी तरह से अगर इकोलॉजिकल कंसेप्ट के मुताबिक हम हेल्थ की डिफिनीशन करें तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट के लिहाज से हेल्थ जो है, health is viewed as a dynamic equilibrium between human being and environment। हेल्थ को जो है इसको एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है समझा गया है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से मुराद यह है कि हेल्थ में जो है ये तब्दीलियाँ आती रहती है, ठीक है, बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड इन्वायरमेंट। ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के दरमियान हेल्थ जो है ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। अगर आपकी बॉडी को जो इन्वायरमेंट रिक्वायर होती है वो इन्वायरमेंट आपकी बॉडी के लिए मौजूद हो, आपकी बॉडी जो है उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर ले, तो आप जो है किसी भी किस्म की बीमारी से महफूज रहेंगे। इसके बरक्स अगर आपको वो इन्वायरमेंट ना मिले जो कि आपके लिए क्या हो, आपके लिए जो है कंफर्टेबल हो, आप उसमें स्टेबल रह सकते हो, तो उस इन्वायरमेंट के ना मिलने की वजह से आप जो है उस इन्वायरमेंट में फिर एडजस्ट नहीं कर सकेंगे और इसी तरह से आप फिर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एंड डिजीज़ अ मल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट। वही बात है जो कि अभी मैंने आपको कही कि अगर आपको वो इन्वायरमेंट ना मिले, वो माहौल ना मिले जो कि आपके बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, जो कि आपकी बॉडी को उस माहौल की ज़रूरत होती है, तो वो माहौल आपकी बॉडी को ना मिलने की वजह से आपकी बॉडी उस माहौल में फिर एडजस्ट नहीं कर पाती, ठीक है, उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आप बीमारी का शिकार हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यूबस के मुताबिक हेल्थ implies the relative absence of pain and discomfort and a continuous adaptation and adjustment to the environment to ensure optimal function। ड्यूबस के मुताबिक हेल्थ की डिफिनीशन कुछ इस तरह से की गई है कि हम हेल्दी पर्सन उसको कह सकते हैं जिसमें किसी किस्म का पेन मौजूद ना हो, जिसको किसी किस्म का पेन ना हो, ठीक है, दर्द ना हो, और इसके साथ साथ वो किसी किस्म की डिस्कम्फर्टेबिलिटी जो है वो महसूस ना करे, वो किसी किस्म के डिस्कम्फर्ट का शिकार ना हो, और इसके साथ साथ वो अपने माहौल में जो है सर्वाइव करता हो, अपने माहौल के साथ वो एडजस्ट हो चुका हो और अपने बॉडी फंक्शंस को बआसानी से परफॉर्म कर सकता हो, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, हेल्दी पर्सन कहते हैं। तो ये हमारे साथ इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद आ जाते हैं साइको सोशल कंसेप्ट के तरफ। साइको सोशल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ की डिफिनीशन कुछ इस तरह से की गई है कि हेल्थ इज़ नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमिना। हेल्थ जो है ये सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना नहीं है, बट is influenced by social, psychological, cultural, economic and political factors of the people concerned। बल्कि हेल्थ पर जो है हमारा जो माशरा है, ठीक है, हमारा जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जो कल्चर है, रस्म और रिवाज है, जो माइशियत है और जितने भी पॉलिटिकल फैक्टर है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे हेल्थ पर क्या होती है, असर अंदाज होती है, और इन सारों चीज़ों का हमारे हेल्थ पर बहुत गहरा असर होता है, ठीक है। तो ये साइको सोशल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ की डिफिनीशन की गई है कि हेल्थ जो है ये डिपेंड करता है हमारे सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स पर। अगर ये चीज़ें जो है ये चीज़ें हमारे लिए सूटेबल हो, ये चीज़ें हमारे लिए जो है कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो इस वजह से फिर हम क्या रहते हैं, इस वजह से फिर हम हेल्दी रहते हैं। तो ये हमारे साथ साइको सोशल कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ की डिफिनीशन की गई थी। इसी तरह से अगर हम होलिस्टिक कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ के डिफिनीशन को देखें तो होलिस्टिक कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ क्या है, दिस कंसेप्ट इज़ द सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कंसेप्ट। होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में जो है बाकी तमाम कंसेप्ट को डिफ़ाइन किया गया है, मतलब बायोमेडिकल कंसेप्ट हो गया, ठीक है, साइको सोशल कंसेप्ट हो गया, इकोलॉजिकल कंसेप्ट हो गया, ये सारे कंसेप्ट जो है होलिस्टिक कंसेप्ट में कंबाइन किए गए हैं और इस कंसेप्ट को डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। होलिस्टिक कंसेप्ट के मुताबिक जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो होलिस्टिक कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, हेल्थ में हम
सोशल स्ट्रेंथ को इंक्लूड करते हैं कि अगर आप माशरती तौर पर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके जो ताल्लुकात है वो लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग होंगे, आप एक्टिव रहेंगे माशरे में, ठीक है, लोगों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेहत है उस पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसके अलावा इकनॉमिकली अगर आप अच्छे हैं, पॉलिटिकली अगर आपकी कंडीशन अच्छी है, और इसी तरह से अगर आपका माहौल जहाँ पर आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं और आपके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो सूटेबल हो, वो एडजस्टेबल हो, मतलब आप उसमें बआसानी एडजस्ट कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी सेहत पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपके सेहत को ये और भी बेहतर करेगा। और अगर इसके ऑपोजिट हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए फेवरेबल ना हो, तो इसके फिर बुरे असरात आपके सेहत पर पड़ेंगे, ठीक है। It describes health as a multi-dimensional process involving the well-being of whole person in context of his environment. होलिस्टिक कंसेप्ट ने जो है हेल्थ को एज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस करार दिया है कि हेल्थ जो है ये हमारे साथ एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। मल्टी मीन मैनी, डायमेंशन मीन एस्पेक्ट्स एंड प्रोसेस मीन एक अमल, तो ये हमारे साथ एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जिसमें जो है हमारे साथ पूरा वेलबींग जो है वो शामिल हो जाता है, और जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है उस इन्वायरमेंट के क्या असरात मुरतब होते हैं उसके हेल्थ पर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। तो होलिस्टिक कंसेप्ट के मुताबिक हेल्थ की डिफिनीशन इस तरह से की गई है कि हेल्थ जो है ये टोटली डिपेंड करता है आपके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस पर, ठीक है। अगर आपके ये फैक्टर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहेगी, वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, आप जो है सेहतमंद रहेंगे। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर्स ये ठीक ना हो, फेवरेबल ना हो आपके लिए, तो आप जो है उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और आप बीमारियों का शिकार रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में हेल्थ की जो डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी इज कॉल्ड हेल्थ। मतलब यह है कि किसी शख्स की वो हालत जिसमें वो मुकम्मल तौर पर फिज़िकली, मेंटली और सोशली क्या हो, बिल्कुल फिट फाट हो, तो ऐसा बंदा जो है वो क्या होता है, उसको सेहतमंद कहा जाता है। और इसके अलावा अगर उसमें जो है कोई बीमारी जो है वो मौजूद भी हो, लेकिन वो बीमारी इस हद तक ना हो कि उसके जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको इफ़ेक्ट कर सकता हो, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? ऐसे बंदे को हम सेहतमंद कहते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एक बंदे को हेल्दी रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सोशली वो जो है वो हेल्दी रहे, ठीक है, मेंटली तौर पर वो हेल्दी हो, और फिज़िकली जो है वो हेल्दी हो, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा जो है वो क्या है? हेल्दी है, ठीक है, उसको फिर हम हेल्दी डिक्लेयर कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट, रिस्क फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, रिस्क फैक्टर और डिटर्मिनेंट्स दोनों हमारे साथ एक चीज़ है। Risk factor is any attribute, characteristics or exposure of an individual that increases the likelihood of developing a disease or injury is called risk factor. Risk factor ये कोई भी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से कोई बंदा जो है वो बीमारी में मुब्तला हो सकता है, या उसको बीमारी लगने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं उस चीज़ की वजह से, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? उस चीज़ को रिस्क फैक्टर कहते हैं, ठीक है। Some example of the more important risk factors are underweight, unsafe sex, high blood pressure, tobacco and alcohol consumption, and unsafe water, sanitation and hygiene। ये सारी चीज़ें जो है हमारे साथ क्या है? रिस्क फैक्टर्स है। अगर आप अंडरवेट रहेंगे तो ये भी आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप अनसेफ सेक्स करेंगे तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसकी वजह से आपको जो है क्या हो सकता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ये भी एक
रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन जो है ये काज हो सकती है। अगर आप टोबैको और अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। इसकी वजह से आपको लंग कैंसर लग सकता है या आपके जो गुर्दे हैं वो फेल हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साफ़ पानी नहीं पीते, ठीक है, तो इसकी वजह से आपको वाटर बोर्न डिजीज़ काज हो सकते हैं। अगर आप सैनिटेशन और सफाई का ख्याल नहीं रखते तो इसकी वजह से आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां लग सकती है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, मैनी फैक्टर्स combine together to affect the health of an individual and communities। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो कि कंबाइन होकर हमारे सेहत को क्या करती है, उसको इफ़ेक्ट करती है और हमारी जो कम्युनिटी है उसको क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो डिटर्मिनेंट से मुराद फैक्टर्स की बात करें जिसकी वजह से हमारे हेल्थ पर उसके अच्छे असरात भी मुरतब हो सकते हैं और बुरे असरात भी मुरतब हो सकते हैं, तो वो हमारे साथ मंदरज झेल है। इसमें हमारे साथ पहले नंबर पर आता है सोशियो इकनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकनॉमिक स्टेटस से मुराद ये है कि आप माशरती तौर पर और माशी तौर पर दोनों तरफ से जो है स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपका जो है माशरे में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा और इकनॉमिकली जो है आप वेल्दी रहेंगे तो आपकी जो सेहत है वो फिर बेहतर होगी, वो फिर अच्छी होगी। इसी तरह से अगर आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, ठीक है, आप में किसी किस्म की डिसेबिलिटी नहीं रहेंगी, तो इससे जो आपकी सेहत है उस पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। इसी तरह से पर्सन इंडिविजुअल करैक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, किसी शख्स की जो अपने खसूसियात होते हैं और जो बिहेवियर होता है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है उस बंदे की सेहत पर। ठीक है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको इस साइट में एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के जो है उसके फैक्टर बताए गए हैं, उसके कंपोनेंट जो है उसके आपको बताए गए हैं। तो इस कंपोनेंट को थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा रीड करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर फ़िज़िकल इन्वायरमेंट की हम बात करें तो फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में हमारे साथ मंदरज झेल चीज़ें आती है और ये जो है MCQs के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके MCQs में आपसे इस तरह के MCQs पूछे जा सकते हैं कि इन द फॉलोइंग विच वन बिलोंग टू फ़िज़िकल इन्वायरमेंट या विच वन बिलोंग टू सोशल इन्वायरमेंट या इकनॉमिकल इन्वायरमेंट या लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरह के MCQs आपसे पूछ सकते हैं। सो फिज़िकल इन्वायरमेंट में हमारे साथ एयर आता है, ठीक है, वाटर क्वालिटी आती है, हाउसिंग आती है, कम्युनिटी डिज़ाइन आता है कि कम्युनिटी की जो डिजिग्नेशन है वो कैसी है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आता है और नॉइस, ये सारी चीज़ें जो है फ़िज़िकल इन्वायरमेंट में आती है और ये हमारे सेहत पर इसके बहुत गहरे असरात होते हैं। इसी तरह से अगर सोशल इन्वायरमेंट की हम बात करें तो सोशल इन्वायरमेंट में एजुकेशन, फैमिली स्ट्रक्चर आता है। फैमिली स्ट्रक्चर से मुराद जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, सिंगल फैमिली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फैमिली स्ट्रक्चर में आती है। इसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन आता है कि आया लोगों के दरमियान फ़र्क किया जाता है या नहीं। इसके साथ साथ हेल्थ सर्विसेज आ जाती है कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है क्या वो लोगों को अवेलेबल है या नहीं। और क्राइम एंड वायलेंस, ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें सोशल एनवायरनमेंट में आ जाती है। इसके अलावा अगर लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर की बात करें तो लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर में हमारे साथ डाइट आ जाता है कि आपका ख़ुराक क्या है, ठीक है, किस तरह से आप खाना खाते हैं, ख़ुराक करते हैं। इसी से रिलेटेड टोबैको यूज़ आ गया कि आप जो है सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या नहीं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ आ जाती है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं या नहीं। ड्रग अल्कोहल यूज़ आ जाता है और सेक्सुअल एक्टिविटी आ जाती है। आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है क्या वो सेफ़ है या अनसेफ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये किसी शख्स की जो सेहत है उस पर बहुत गहरा असर डालती है। इसी तरह अगर हम इकनॉमिक इन्वायरमेंट की बात करें तो इकनॉमिक इन्वायरमेंट में
इनकम आ जाता है, वेल्थ जो है आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, रोज़गारी, और इसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इंक्लूडेड है। तो एमसीक्यूज़ में जो है इससे आ सकते हैं 2-3 एमसीक्यूज़ जो है इस एक स्लाइड से आ सकते हैं। तो इसको जो है अच्छी तरह से समझे और अंडरस्टैंड करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ हेल्थ के जो है मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। उस डिटर्मिनेंट्स के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे सेहत पर उसके असरात जो है वो होते हैं और हमारे सेहत को वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इसमें हमारे साथ जेंडर आता है, ठीक है, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस आता है, ह्यूमन राइट्स आते हैं, जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट आते हैं, बिहेवियर आता है, इन्वायरमेंट आता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आता है, हेल्थ सर्विसेज सिस्टम आता है, इसके अलावा सोशियो कल्चर सिस्टम आता है, एजिंग आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है, और आखिर में हमारे साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सारे कंपोनेंट जो है इसके हमारे सेहत पर बहुत गहरे असरात होते हैं। अगर इन सारे कंपोनेंट में किसी एक कंपोनेंट में एबनॉर्मेलिटी आ जाए, डिस्टर्बेंस आ जाए, तो इससे हमारी सेहत की जो होम्योस्टैटिक कंडीशन है वो क्या हो जाती है, वो इनबैलेंस हो जाती है, और इसकी वजह से लोग फिर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। वेलबींग किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, इसको भी थोड़ा सा समझे। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन दे दे, ठीक है। वेलबींग इज़ अ सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ वाइटलिटी एंड फीलिंग वेल। हम कहते हैं ना, अक्सर जब हमसे कोई बंदा पूछता है कि यार कैसे हो तुम, ठीक ठाक हो, तो हम कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल खुश और खरम हूँ। तो इसको कहते हैं वेलबींग, जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप अपनी जो कंडीशन है, जो आप एक्चुअल में होते हैं, तो उस कंडीशन को आप क्या करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हो, आप उन्हें कहते हो कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, अपने आप को बिल्कुल एनर्जेटिक फील करता हूँ, ताकत में फील करता हूँ। तो इसको कहते हैं वेलबींग ये हमारे साथ एक सब्जेक्टिव परसेप्शन है, जिसमें कोई बंदा जो है वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है और अपने आप को जो है अच्छा महसूस करता है। कैन बी डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिवली, इसको हम ऑब्जेक्टिवली भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिवली से मुराद दूसरे लोग जो है वो आपको देखकर ये बता सकते हैं कि आया आप जो है वो हेल्दी है, आप जो है वो वेल है या नहीं, ठीक है। एक्सपीरियंस इसको हम कर सकते हैं और इसको हम मेजर भी कर सकते हैं। एमसीक्यूज में जो है वो आ सकता है कि इन द फॉलोइंग कंपोनेंट विच वन इज़ अ सब्जेक्टिव परसेप्शन एज वेल एज कैन बी डिस्क्राइब एज ऑब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस एंड मेजर। तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वेल बीइंग होगा, ठीक है। एंड कैन बी प्लॉटेड, इसको जो है हम कॉन्टिनम के ज़रिए भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ग्राफ के ज़रिए भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेलबींग जो है ये हमारे साथ हेल्थ की एक कंपोनेंट है, हेल्थ की एक जुज़ है। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग के हवाले से लोगों का जो नज़रिया है वो क्या है। Well-being of an individual or group of individual have several components and has been expressed in various way। अब किसी शख्स के वेल बीइंग या लोगों का एक ग्रुप हो, उनके वेल बीइंग उनको डिक्लेयर करने के लिए हमारे साथ कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ पार्ट्स है, जिसको अंडरस्टैंड करना और जिसको कंसीडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन कंपोनेंट्स का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी शख्स को वेल डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। सच ए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जैसे कि आपके रहने सहने का अंदाज़ क्या है, किस तरीके से आप रहते हैं, और इसी तरह से लेवल ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, और आपकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो कैसी है, आप बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं या नहीं, आपको ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियाती ज़िंदगी है वो आपको अवेल है या नहीं, आपके साथ या आपके पास वो चीज़ें जो है वो मौजूद है या नहीं जो कि ज़िंदगी को गुजारने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही डिपेंड करती है एक बंदे को वेल डिक्लेयर करने के लिए। Well-being of an individual or group of individual have objective and subjective component। अब
किसी शख्स की या ग्रुप ऑफ पीपल्स का जो वेल बीइंग है, ये जो है ऑब्जेक्टिव भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग, जिसमें हम उस बंदे की रहने का जो स्टैंडर्ड है उसको हम देखते हैं, ठीक है। और सब्जेक्टिव कंपोनेंट भी है जिसमें हम उस बंदे की जो लाइफ क्वालिटी है उसको देखते हैं, ठीक है, कि आया ये बंदा जो है क्वालिटी लाइफ जी रहा है या नहीं, इसके पास ज़िंदगी की जितने ज़रूरियात होते हैं वो इसके पास मौजूद है या नहीं। अगर इसके पास तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्वालिटी लाइफ को गुजार रहे हैं। अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। Thus, a distinction is drawn between the concept of level of living consisting of objective criteria and quality of life comprising the individual own subjective evaluation of these। इसी तरह से वेलबींग के में जो है हमारे साथ दो कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसमें हम एक कंपोनेंट में क्या करते हैं, एक कंपोनेंट में हम किसी बंदे की जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको हम क्या करते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है। और जो दूसरा कंपोनेंट हमारे साथ है उसमें हम उस बंदे की जो लाइफ क्वालिटी है उसको हम असेस करते हैं, उसको हम चेक करते हैं, जो कि हमारे साथ एक सब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है उस बंदे की। टू एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ के हमारे साथ दो एस्पेक्ट है या दो जाविये है जिसकी बुनियाद पर हम हेल्थ को क्लासिफाई करते हैं, हेल्थ को डिफ़ाइन करते हैं। एक एस्पेक्ट जो है हमारे साथ सब्जेक्टिव है। इट इज़ फॉर्म बाय सेंसेशन एंड फीलिंग्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। सब्जेक्टिव जो है ये हमारे साथ वो कंडीशन है जिसमें कोई बंदा जैसा फील करता होता है, ठीक है, मतलब वो क्या महसूस कर रहा है, उसकी जो फीलिंग है, ठीक है, वो क्या है, वो उसकी जो सेंसेशन है वो कैसी है, ठीक है, क्या वो बीमारी को सफ़र कर रहा है या नहीं, क्या वो अपने आप को हेल्दी महसूस कर रहा है या नहीं। तो ये हमारे साथ सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है हेल्थ की। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट जो है its basis is formed by objective parameter। ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ की जो बेसिस है ये ऑब्जेक्टिव पैरामीटर से बनी हुई है, जिसमें हम क्या करते हैं, मैयर ऑफ स्ट्रक्चर्स को मैयर करते हैं, एंड किसी बंदे की जो फंक्शनिंग है, जो एबिलिटीज़ है, उसको हम क्या करते हैं, मैयर करते हैं डिजीज़ कंडीशन के दौरान, ठीक है। तो ये हमारे साथ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ हेल्थ कहलाती है। The quality of life can be evaluated by assessing the person's subjective feelings of happiness or unhappiness about the various life concerns। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी बंदे की जो लाइफ क्वालिटी है उसको एसेस करें, उसकी एवालुएशन करें, उसका हिसाब किताब लें, तो इसके लिए हम उस बंदे की जो सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, मिसाल के तौर पर आया वो हैप्पी है या अनहैप्पी है, तो इसको हम एसेस करते हैं। अगर वो हैप्पी होगा, वो खुश होगा अपनी ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो अच्छी है। लेकिन अगर वो खफा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं वेलनेस एंड वेल बीइंग की तरफ। वेलनेस फर्दर डिस्क्राइब हेल्थ स्टेटस। वेलनेस जो है ये हमें मज़ीद हेल्थ स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इट एलो हेल्थ टू बी प्लेस ऑन अ कॉन्टिनम फ्राम वन ऑप्टिमल लेवल which represent wellness and to a maladaptive state which represent illness। वेलनेस जो है इसको हम एक कॉन्टिनम के ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं, जिसके एक एंड पर हमारे साथ हेल्थ का ऑप्टिमम लेवल होता है जो कि वेलनेस को रिप्रेजेंट करता है, और इस कॉन्टिनम के दूसरे एंड पर हमारे साथ मल एडाप्टिव स्टेट होता है। मल एडाप्टिव स्टेट से मुराद वो हालत जो कि ख़राब हो, जिसमें हेल्थ की जो सिचुएशन है वो ख़राब होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इलनेस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है ये नीचे एरो लाइक डायग्राम जो है ये दिखाई दे रहा होगा। ये असल में हमारे साथ क्या है, ये असल में हमारे साथ ये वेलनेस कॉन्टिनम है, ठीक है, ये एक हेल्थ कॉन्टिनम है। इस डायग्राम के ज़रिए आपको समझाया जा रहा है कि अगर हम
लेफ़्ट साइड से, ये हमारे साथ लेफ़्ट साइड है, ठीक है, ये वाला येलो पोर्शन जो है ये लेफ़्ट साइड है और ये पर्पल पोर्शन जो है ये हमारे साथ राइट साइड है। अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो हेल्थ स्टेटस है वो अच्छी से ख़राबी की तरफ आ रही है। इसी तरह से अगर हम राइट से जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ आ रहे हैं, येलो पोर्शन की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेहत की कंडीशन है वो बेहतर हो रही है, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये कॉन्टिनम जो है हमें इस तरीके से हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वेलनेस इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस दैट इज़ एवर चेंजिंग। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि वेलनेस ये हमारे साथ एक डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस से मुराद ये है कि इसमें टाइम के साथ तब्दीली आती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि चेंज होती रहती है। द वेल पर्सन यूजुअली हैज़ सम डिग्री ऑफ इलनेस एंड द इल पर्सन यूजुअली हैज़ सम डिग्री ऑफ वेलनेस। अब वो लोग जो कि अपने आप को वेल कहते हैं, जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, तो उन लोगों में भी कुछ ना कुछ जो है ख़राबी होती है, कुछ ना कुछ बीमारी उनमें मौजूद होती है। और वो लोग जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम जो है बीमारी का शिकार हुए हैं, तो उनमें भी कुछ हद तक जो है वो वेलनेस मौजूद होती है, ठीक है। इस बात का सिंपल मतलब ये है कि इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर मैं अपने आप को कहता हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो ज़ाहिरी तौर पर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे जो इमोशनल कंडीशन है, मेरी जो इमोशनल स्टेट है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो या उसमें कोई ख़राबी हो। मिसाल के तौर पर हो सकता है कि मैं बाहर से खुश हूँ और अंदर से जो है वो खफा हूँ। हो सकता है कि मैं बाहर से रिलैक्स आपको दिखाई दे रहा हूँ और अंदर से जो है मैं गुस्से की हालत में हूँ। तो इसलिए इसको कहा गया है कि वो लोग जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% ठीक हो। ऐसा हो सकता है कि इनमें जो है थोड़ी बहुत एबनॉर्मेलिटी मौजूद हो, थोड़ा बहुत जो है इम्बैलेंस उसमें मौजूद हो। और ऐसे भी नहीं हो सकता कि अगर कोई आपको कहे कि मैं बीमार हूँ तो वो बिल्कुल 100% बीमार हो और उसके जो बॉडी फंक्शन है वो 100% काम नहीं करते हो। ऐसा हो सकता है कि वो बीमार हो लेकिन बीमारी के साथ साथ उसमें कुछ वेलनेस की क्वालिटीज़ भी मौजूद हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं वेलनेस, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया है कि वेलनेस ये हमारे साथ एक डायनेमिक प्रोसेस है। The classic description of wellness was developed by Dunn in the early 1960। अब वेलनेस के बारे में जो क्लासिक डिस्क्रिप्शन, जो क्लासिक वजाहत एक बंदे ने की थी वो 1960 के शुरुआत में वो बंदा डन था। डन के नाम से एक बंदा था जिन्होंने 1960s के शुरुआत में वेलनेस की क्लासिक डिफिनीशन की थी। अकॉर्डिंग टू डन के मुताबिक जो उन्होंने 1961 में वेलनेस की डिफिनीशन की थी वो कुछ इस तरह से की थी कि हाई लेवल वेलनेस मींस, हाई लेवल वेलनेस से मुराद ये है कि फंक्शनिंग टू वन मैक्सिमम हेल्थ पोटेंशियल। अगर कोई बंदा आपको कहे कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो इसका मतलब ये है कि उसके जो बॉडी फंक्शन है वो अपने ऑप्टिमल लेवल पर काम कर रही है, अपने पीक लेवल पर जो है वो काम कर रही है। वेल रिमेनिंग इन बैलेंस विद द इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस में रहते हुए वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को जो है ऑप्टिमल लेवल पर कर रहा है, तो इसको कहते हैं वेलनेस, ठीक है। हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम जैसे कि स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम ये हमारे साथ एक ऐसा कॉन्टिनम है जो कि हमें हेल्थ और इलनेस के बारे में क्या करती है, इंडिकेशन देती है, ठीक है। मेजर पर्सन परसीव लेवल ऑफ वेलनेस, हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम के ज़रिए हम किसी शख्स का जो वेलनेस लेवल है उसको क्या करते हैं, उसको हम मेजर करते हैं कि ये बंदा किस हद तक जो है वो वेल है। हेल्थ एंड इलनेस आर ओपोजिट एंड ऑफ अ हेल्थ कॉन्टिनम। अब हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम में हमारे साथ जो हेल्थ और इलनेस है ये दोनों ऑपोजिट एंड पर मौजूद है और ऑपोजिट एंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मूव बैक एंड फोर्थ विद इन दिस कॉन्टिनम डे बाय डे, और इसी तरह से
हर रोज़ जो है इस कॉन्टिनम में आगे पीछे जो है लोग आते जाते हैं, मतलब कभी जो है उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कभी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा जो है वो महसूस करते हैं, फील करते हैं, और कभी कभी उनका जो मूड है वो ख़राब हो जाता है और अपने आप को जो है बेहतर महसूस नहीं करते। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, इसी तरह से हेल्थ और इलनेस के जो है हमारे साथ हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम में वाइड रेंजेस है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम का जो ब्लैक पोर्शन है, ठीक है, या जो डार्क ब्लू पोर्शन है, ये आपकी जो एबनॉर्मल कंडीशन है या इलनेस की कंडीशन है उसकी हाईएस्ट पीक को रिप्रेजेंट करती है, और इस कॉन्टिनम का जो ऑरेंज पोर्शन है तो ये आपको हाईएस्ट लेवल वेलनेस को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ इस तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेहत है, हमारी जो वेलनेस है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। इसके अगर ऑपोजिट हम जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो हेल्थ है और वेलनेस है उसमें ख़राबी आ रही है और हम एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ हेल्थ इलनेस कॉन्टिनम है। डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं डायमेंशंस ऑफ वेलनेस की तरफ। हमारे साथ डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद पर हम किसी बंदे को वेल क्वालिफाई करते हैं या अनवेल क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो डायमेंशन कौन से है, वो डायमेंशन हमारे साथ मंदरजा झेल है। तो डियर स्टूडेंट, वैसे तो हमारे साथ वेलनेस के जो डायमेंशन है उसकी टोटल तादाद कितनी है? टोटल तादाद उसकी 7 है, जिसमें एक हमारे साथ फिज़िकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, सोशल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस, ऑक्यूपेशनल वेलनेस, इंटेलेक्चुअल वेलनेस एंड स्पिरिचुअल वेलनेस है। हम किसी शख्स को फिज़िकली वेल तब ही कह सकते हैं जब उसमें ये क्वालिटीज़ मौजूद हो कि वो अपने रोज़मर्रा के काम जो है बआसानी से कर सकते हो। इसके साथ साथ वो अपने हेल्थ की जो डाइट है उसको उसने में जो है मेंटेन रखी हुई हो, अपने बॉडी फेट्स को उसने जो है मेंटेन रखे हुए हो, और इसके साथ साथ वो जब भी किसी किस्म के प्रॉब्लम को फेस करे तो उसको बआसानी से उसको मैनेज कर सकता हो। तो ये क्वालिटीज़ जिस बंदे में मौजूद होती है उसको हम फिज़िकली वेल कहते हैं। इमोशनली वेल से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स में ये क्वालिटी मौजूद हो कि वो अपने इमोशंस को जो है प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करता हो और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो जितने भी प्रॉब्लम को फेस करता हो तो उसको बआसानी से उसको मैनेज करता हो और अपने इमोशंस को एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करता हो। ठीक है, तो इसको हम इमोशनली वेल पर्सन कहेंगे। इसी तरह से सोशल वेलनेस से मुराद ये है कि अगर किसी शख्स में ये क्वालिटी मौजूद हो कि उसका जो है माशरे में लोगों के साथ जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लोगों के साथ उनका उठना बैठना जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ज़्यादा हो, लोगों के दरमियान उनकी जो पहचान है वो ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो सोशली क्या है, वेल है। इन्वायरमेंटल वेलनेस से मुराद यह है कि अगर किसी शख्स में ये एबिलिटी मौजूद हो कि वो अपने इन्वायरमेंट में बआसानी से एडजस्ट कर पा रहा हो और अपने माहौल में रहते हुए अपनी ज़रूरियात को पूरी करता हो, तो इसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल वेलनेस। ऑक्यूपेशनल वेलनेस भी इसी तरह से है, इंटेलेक्चुअल वेलनेस भी इसी तरह है और स्पिरिचुअल वेलनेस भी इसी तरह है। इसको हम आगे अब डिस्कस करेंगे। फिज़िकल वेलनेस, द एबिलिटी टू कैरी आउट डेली टास्क, मतलब किसी शख्स की वो सलाहियत जिसमें वो अपने रोज़मर्रा के जो टास्क है उसको मुकम्मल कर सकता हो। अचीव फिटनेस, उसने जो है फिटनेस को अचीव किया हुआ हो, मतलब पल्मोनरी लिहाज से, कार्डियोवेस्कुलर लिहाज से और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल लिहाज से वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। इसके साथ साथ उसकी जो न्यूट्रिशन है वो काफ़ी हद तक मेंटेन हो और उसकी जो बॉडी फैट्स है वो प्रॉपर हो। ठीक है, इसके साथ साथ वो किसी किस्म के ड्रग्स, अल्कोहल या टोबैको प्रोडक्ट्स को क्या करता हो, यूज़ ना करता हो, और उसकी जो जनरल लाइफ स्टाइल्स हैबिट्स है, ज़िंदगी गुजारने के जो आदत है वो क्या हो, वो पॉजिटिव हो। ठीक है, मुस्बत आदत हो उसकी ज़िंदगी गुजारने के, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, फिज़िकली वेल कहते हैं। आ जाते हैं सोशल वेलनेस की तरफ।
The ability to interact successfully with people and within the environment is called social wellness. किसी शख्स की वो सलाहियत जिसमें वो लोगों के साथ जो है एक इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हो, लोगों के साथ मिलता जुलता हो, लोगों के दरमियान उसकी एक अपनी पहचान हो, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? सोशली वेल कहते हैं। इमोशनल वेलनेस से मुराद यह है कि द एबिलिटी टू मैनेज एंड The ability to manage stress and to express emotion appropriately is called emotional wellness. किसी शख्स की वो सलाहियत जिसमें वो अपने स्ट्रेस को मैनेज करता हो और अपने इमोशंस को एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस करता हो, तो ऐसे बंदे को हम इमोशनली वेल कहते हैं। इसके अलावा इमोशनल वेलनेस इन्वॉल्व द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सेप्ट एंड एक्सप्रेस फीलिंग। इमोशनली किसी बंदे को हम वेल तब कहेंगे जब उसमें ये सलाहियत मौजूद हो कि वो क्या करता हो? चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता हो, उसको एक्सेप्ट करता हो और इसके साथ साथ वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता हो प्रॉपर तरीके से, तो ऐसे बंदे को हम इमोशनली वेल कहते हैं। आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल वेलनेस की तरफ। द एबिलिटी टू लर्न एंड यूज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फॉर पर्सनल, फैमिली एंड कैरियर डेवलपमेंट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल वेलनेस। किसी शख्स की वो सलाहियत जिसमें वो चीज़ों को सीखता है और उस इंफॉर्मेशन को फिर वो एक पुरअसर अंदाज से अपने लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने कैरियर डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता हो, तो ऐसी सलाहियत रखने वाले बंदे को हम इंटेलेक्चुअली वेल कहते हैं। इसी तरह से अगर स्पिरिचुअल वेलनेस की बात करें तो द बिलीव इन सम फोर्सेस like nature, science, religion or a high power that serves to unite human being and provide meaning and purpose of life is called spiritual wellness. मतलब किसी शख्स की बिलीव चीज़ कुछ फोर्सेस पर, जैसे कि नेचर हो गया, नेचर पर उसका बिलीव बहुत ज़्यादा हो, साइंस पर, रिलीजन पर या इससे हाई पावर पर, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या हो, उससे यूनाइट रहे, उससे इकट्ठे रहे और इसके साथ साथ उस बिलीव की वजह से उनकी ज़िंदगी को एक प्रॉपर मतलब मिले और एक प्रॉपर मकसद मिले, ठीक है, कि हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तो ऐसे बंदे को हम स्पिरिचुअली वेल कहते हैं। ऑक्यूपेशनल वेलनेस से मुराद द एबिलिटी टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लीजर टाइम। आप में ये सलाहियत मौजूद हो कि आप अपने काम के दौरान और अपने जो फ्री टाइम या अपने आराम के दौरान या अपने आराम के टाइम के दरमियान जो है आप फ़र्क कर सकते हो। मतलब काम के टाइम आप काम करते हो और आराम के टाइम आप आराम करते हो या अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो। अ पर्सन बिलीव अबाउट एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड होम इन्फ्लुएंस पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड रिलेशनशिप विद अदर, ठीक है, तो इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल वेलनेस। Environmental wellness से मुराद the ability to promote health measures that improve the standard of living and quality of life in the community is called environmental wellness। मतलब आप में ये सलाहियत आप में मौजूद हो कि आप सेहत से रिलेटेड कुछ ऐसे इक़दामात उठाए जिससे लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लोगों की जो ज़िंदगी गुजारने का जो स्टैंडर्ड है उसमें बेहतरी आए और इसके साथ साथ कम्युनिटी में लोगों की जो लाइफ क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए, बेहतरी आ जाए, तो इसको हम एनवायरमेंटल वेलनेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस यूनिट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की समझ अच्छी तरीके से आई हुई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट 8 में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।